नमस्कार, स्वागत है आपका साइको दीदी चैनल में। हम इस चैनल पे ग्रेड 10 के सोशल साइंस को रिवाइज करेंगे। एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। ग्रेड 10 यानी कि बोर्ड एग्जाम्स पिछले 2 साल में सब बच्चों ने कोरोना में ग्रेड 10 पास कर लिया और हम भी सोच रहे हैं कि अब की बार फिर से कोरोना आ जाए और हमारे एग्जाम्स ना हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एग्जाम्स तो जरूर होंगे आप लोगों के। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कोई फास्ट प्रॉमिस नहीं होगा इस चैनल पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन देंगे। एक चैप्टर की रिवीजन मैक्सिमम 2 या 3 दिन में होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री इट टेक्स टाइम। ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 20 मार्क्स का आना है, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का, हिस्ट्री 20 मार्क्स का और ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स का। जब सभी सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स के आएंगे, अगर हम बात करें 20 मार्क्स की, तो टफ के साइड क्यों जाएं हम? हिस्ट्री 20 मार्क्स, पॉल साइंस 20 मार्क्स और आपका इको 20 मार्क्स और आपका जियो 20 मार्क्स। जब सभी के सब ऑल पार्ट्स आर इक्वल, तो जिन बच्चों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, मत करो ना हिस्ट्री, छोड़ दो। जो आपकी स्ट्रेंथ है ज्योग्राफी, सबके लिए बहुत इजी है, इजीली हो जाएगी, आई प्रॉमिस इजीली हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर, इजीली आप लोग कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना ही पड़ेगा, वो वहां से निकल जाएगी। हिस्ट्री के मैं सिर्फ आपको 2 चैप्टर ऐसे बताऊंगी जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो 2 चैप्टर हम अच्छे से करेंगे। तो बात करें अगर हम कोर एरिया की, 40 मार्क्स का ये वाला एरिया, 40 मार्क्स के इस एरिया में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छा हो जाएगा। जितना भी पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चंस कराऊंगी यहाँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज, किसी बुक से उठाए हुए नहीं है एमसीक्यूज, मेरे खुद के बनाए हुए एमसीक्यूज। एनसीईआरटी के अलावा कहीं बाहर से नहीं है एमसीक्यू। जो एमसीक्यू कराऊंगी 90% श्योरिटी देती हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा 10th क्लास में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एमसीक्यूज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल चैप्टर। पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक उठा के एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया, जो क्वेश्चन यहाँ मैं बोलूंगी वही क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एग्रीकल्चर। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर एग्रीकल्चर, आपका ज्योग्राफी का कंटेंट है, चैप्टर नंबर 4। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक बार आप सोच के देखिए, आपके दिमाग में एक ऑरा बनता है ग्रीन कलर, ग्रीनरी, सीधा सीधा आता है ग्रीनरी। पर क्या सिर्फ ग्रीनरी? नहीं, आप जो खाना खाते हो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा। अगर किसी कंट्री में अगर क्रॉप्स ही नहीं होंगी तो खाना कहाँ से खाओगे? स्टार्टअप किसी भी एक इंसान के जीवन की शुरुआत एग्रीकल्चर यानी कि भोजन से होती है, उसके फूड से होती है, जैसे वो दुनिया में आता है। चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स हरियाणा के हैं, मोस्टली, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एटलीस्ट उन्होंने खेत तो देखे ही होंगे। बिल्कुल आपको जमीन से उठा के पढ़ाऊंगी, कोई मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना है मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे। खेत, अगर हम बात करें, सबने लहलाते खेत देखे हैं, हमें ये नहीं पता चलता। अभी निकलते हैं अगर मार्केट में, रोड साइड किसी विलेज एरिया से, तो हम देखते हैं येलो कलर के फ्लावर्स और हम कहते हैं भाई मजा आ गया। शाहरुख खान की मूवी डीडीएलजे का गाना जो उसे सरसों के खेत में गाया हुआ है, वो गाना आज तक फेमस है। वो गाना आते ही लोगों को सरसों के खेत दिखने लगते हैं। क्यों? एक्चुअली एग्रीकल्चर हमें कहीं ना कहीं खूबसूरती भी देता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी है। बात करते हैं सीधा आपके टॉपिक पे, कौन से टाइम पे कौन सी क्रॉप उगानी है, किस तरीके से उगानी है, कितनी बारिश चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, और कौन सी क्रॉप्स फूड क्रॉप्स हैं, कौन सी क्रॉप्स कैश क्रॉप्स हैं, सीजन के अकॉर्डिंग डिवीजन हो, इंडिया में डिवीजन क्रॉप्स का, ये सब चीजें अगर डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं? एग्रीकल्चर में आती हैं।
हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल छोटे से टॉपिक से, बिल्कुल जो आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक दिया हुआ है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स एनसीईआरटी से, किसी भी रेफरेंस बुक का यूज नहीं है। जब भी किसी रेफरेंस बुक का यूज करूंगी, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं बता भी दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। टीचर हूं, पढ़ाने के लिए आई हूं, पढ़ाऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बहुत माइन्यूट सा मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने अर्ली ह्यूमंस तो देखे होंगे, देखे इन द सेंस बुक्स में पढ़े हैं। 6th क्लास के बुक से आपका जब इंट्रोडक्शन शुरू होता है हिस्ट्री का, तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस का होता है। अर्ली ह्यूमंस वो भी तो गेहूं उगाते थे। जो पहला उन्होंने ग्रेन उगाया था वो था ही चावल। जो फर्स्ट ग्रेन उन्होंने उगाया था वो उगाया था उन्होंने चावल, यानी कि राइस। अच्छा, जब वो क्रॉप्स उगाते थे तो उस टाइम तो आपके ट्रैक्टर नहीं थे। उस टाइम तो कोई आपका भाई आके ये नहीं बोलता था ट्रैक्टर से जी कर देंगे खेत को पूरा भी के अभी नहीं। तो उस टाइम पे जो चीजें यूज होती थी, जिस तरह की फार्मिंग होती थी, उस फार्मिंग को बोलते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर से रिपीट कर रही हूं, दिस इज प्रीमिटिव। आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक है प्रीमिटिव। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, संभाल लेना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा जी, ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं PRI वर्ड को पकड़ लीजिए आप। अगर मैं एक वर्ड बोलूं प्राइमरी, यहां पे भी प्री को पकड़ लीजिए, PRI को। इसका मतलब होता है, ये जो क्लास है ना बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है, क्योंकि मुझे कंटेंट समझाना है, आपको याद नहीं कराना है, कंटेंट समझाना है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लेट्स टेक द वर्ड PRI प्री, और एक वर्ड अगर हम बात करें प्राइमरी की, दोनों में कॉमन है PRI। PRI मीन्स प्राथमिक। जहां भी PRI वर्ड आए वहां पे आप समझ जाइए प्राथमिकता की बात हो रही है, जो पहली बार हुआ उसकी बात हो रही है। और जब मैं यहाँ पे बोलूंगी ना, मेरे साथ साथ रिपीट करना, 101% यही याद हो जाएंगे MCQ, दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टॉपिक वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, चीजें पक्की हो जाएंगी, आप आंसर लिख दोगे आराम से। अदर नेम्स देखो, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये जमीन के एक छोटे से टुकड़े पे होती है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होती है। याद रखिए किस पे होती है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें प्राइमरी टूल्स जो मैं बता चुकी हूं पहले भी आपको, दाव एंड हो एंड काइंड ऑफ सम स्टिक्स यूज होती हैं। ठीक है, इसका जो सबसे फेमस नाम है, फेमस नाम सुनेगा, स्लैश एंड बॉर्न। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा। कभी 12th के बाद मन कर जाए कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने का, तो भी काम आएंगे ये चीजें। स्लैश एंड बॉर्न यानी कि जो आपका खेत है ना, अब मैं आपको ये थोड़ी सी देसी भाषा में बताऊंगी। जो आपका खेत है उसको आपने आग लगा दी, आग लगा दी, आग जलने के बाद वो राख हो जाएगा, वहां राख करके वो वहीं छोड़ देते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में कहते हैं परती छोड़ दिया। परती छोड़ दिया मतलब फ्री छोड़ दिया, अब उस खेत में हम कुछ नहीं उगाएंगे। तो जो एशिज हैं, वो जो एशिज हैं वो एज अ फर्टिलाइजर काम करती हैं उस मिट्टी के लिए, उस सॉइल के लिए। बारिश होगी, वो जो ऐश है विद वाटर बिल्कुल जमीन के नीचे चली जाएगी। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग में हम बताते हैं कि जमीन के नीचे पानी चला रहता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो जैसे उसके अंदर वो पानी के अंदर जाएगी, पानी के साथ मिट्टी मिक्स हो जाएगी और वो राख मिक्स हो जाएगी, तो जो आपकी सॉइल है ये सॉइल फर्टाइल होती है। और ये ऐसा नहीं होता कि आपने 2 महीने के लिए छोड़ा ना,
जब मैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो पुराने टाइम में तो सालों के लिए छोड़ देते थे, अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, कॉमनली बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग एरियाज में क्या नाम है। अगर मैं एक नाम लेती हूँ झूमिंग, अगर मैं बात करती हूँ झूमिंग, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बात कर रही हूँ स्पेशली। अब अगर किसी को नॉर्थ ईस्टर्न एरिया नहीं पता ना, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा, अभी याद कर लो। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इंडिया में, इसका नाम बनता है झूमिंग। मैं अगर बात करूं पामलू, PAMLAU, पामलू, अगर मैं पामलू की बात करूं तो ये बोलते हैं मणिपुर में। किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को बोलते हैं पामलू में, पामलू मणिपुर में। फिर हम बात करते हैं दीपा। अगर दीपा हम बात करें, स्पेशल एरिया आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बस्तर, स्पेशल दिया हुआ बस्तर, और बस्तर आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। फिर अगर हम बात करते हैं दीपा की, तो छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई होप यहां पे आप समझ जाएंगे। मैंने बताया झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, पामलू मणिपुर, दीपा बस्तर इन छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार। फिर मैं बात करती हूँ मिल्पा। मिल्पा कहां पे है आपका? मैक्सिको। मिल्पा कहां पे है? मैक्सिको में बोलेंगे। और साथ साथ सेंट्रल अमेरिका, मैं कहीं अलग से नहीं लेके आई हूं, याद रखिए आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज चैप्टर शुरू होता है तो फर्स्ट पेज पे दे रखा है सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे बोलते हैं इसे मिल्पा। अगर मैं बात करूं रोका, अगर मैं बात करती हूँ रोका, तो रोका बोलेंगे ब्राजील में, रोका बोलते हैं ब्राजील में। फिर मैं बात करूं कोनुको, कोनुको वेनेजुला, कोनुको वेनेजुला। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल अफ्रीका में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मसौल, मसौल इन सेंट्रल अफ्रीका, मसौल इन सेंट्रल अफ्रीका। अगर मैं बात करूं आपसे लदांग, लदांग, लदांग इन इंडोनेशिया, लदांग इन इंडोनेशिया। देखो जी मेरी बात सुनो, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मेरे साथ 2-3 बार इस वीडियो को ना देख के और ऐसे कैसे बोल लेना। जब आपको कोई एमसीक्यू आएगा ना इससे रिलेटेड, तो आपके दिमाग में अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा। आपको याद करके लिख लिख के नहीं देखना, सिर्फ इस वीडियो को सुनते हुए आपको 3-4 बार मन मन में या बोल बोल के। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, पामलू मणिपुर, दीपा बस्तर अंडमान निकोबार, मिल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुला, मसौल सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इंडोनेशिया। ऐसे 2-3 बार बोलने में पक्के याद हो जाएंगे। अगर ये पूछते हैं आई एम सॉरी, अगर ये पूछते हैं तो मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको 2 या 3 भी आते हो तो मैचिंग आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। अब बात करते हैं, एक है इसमें रे, रे बोलते हैं वियतनाम में, वियतनाम में इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को बोलते हैं रे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है बेवार और दहिया, बेवार और दहिया। अगर हम इसकी बात करें मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। फिर बात करते हैं कोडू और पेंडा,
ठीक है, अब करते हैं पामा डाबी। पामा डाबी, पामा डाबी है आपका, पामा डाबी कोमान और ब्रिंगा। ये है आपका ओडिशा में। अब बात करते हैं कुमरी। अगर मैं कुमरी की बात करूं तो आपका कुमरी आएगा वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पूरे इंडिया में सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग होती है, पूरे इंडिया में होती है और अलग अलग नाम से होती है। बात आती है वॉल्ट्रे या वॉलरे की, तो वो होता है आपको वेस्ट बंगाल में। इतना काफी है, अगर आपको 7, 8, 20 में से लर्न हो जाती हैं तो इजीली आप निकाल देंगे आंसर। अगली हम बात करें अगर, तो अगली हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। अगर हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे बात करते हैं तो बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप मुझे एक बात बताएं, जब हम इंटेंसिव की बात करते हैं तो किसी पे फोकस करके हो रहा है? देखो जी, जब हम बात कर रहे हैं प्रीमिटिव की, तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, ना कि पूरी जनता के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो ध्यान से, पहली बात इसमें जितना भी यूज होगा वो होगा मॉडर्न टूल्स का यूज, याद रखेंगे बात। दूसरी बात, हाई पॉपुलेशन एरियाज के लिए होगा। हाउ हाई पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरियाज। भाई कंजम्पशन ज्यादा करनी है लोगों को, लोग ज्यादा हैं, उनको खाने को चाहिए, खाने को चाहिए, तो हम कोई इतना इंतजार नहीं करेंगे कि हमने 4 बोरी गेहूं उगाने ना, सबको खाने को मिलना चाहिए। तो वहां पे आ जाएंगे आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि सबको खाने को चाहिए। ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव है। अच्छा, इसमें हाई डोजेस ऑफ, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर वर्ड्स है वो बता रही हूँ, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स यूज हो रहे हैं, बायोकेमिकल्स। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स प्लस, अगर मैं बोलूं साथ में इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपने 9th क्लास में पढ़ा था HYV सीड्स के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HYV सीड्स हियर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, HYV सीड्स जो हैं जब आप वो यूज करते हो तो उनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बारिश बहुत बढ़िया हो, मानसून कभी कभी धोखा भी दे जाता है, तो उस टाइम पे इरिगेशन, अगर किसी बच्चे को इरिगेशन वर्ड समझ नहीं आता, मैं नहीं कह रही गूगल पे जाओ, मैंने स्पेशली अपने बच्चों के लिए चैनल बनाया है, तो मैं इरिगेशन का मीनिंग यही बताऊंगी आपको। इरिगेशन होता है कैनाल्स के थ्रू, छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं उनको कट करके, मैंने एक बार क्लास में पढ़ाया था, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाया, ऑब्वियस है। ये एक रिवर है, इससे छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए, रिवर के पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनसे ये जहां जहां से पास होंगे, इनसे खेतों को जो पानी मिलेगा ना, उसको बोलेंगे इरिगेशन, कैनाल्स के थ्रू। राजस्थान इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि राजस्थान में ना तो बारिश होती है ना उतना पानी है, लेकिन इंदिरा गांधी, अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोग्राम जो था उसके थ्रू पूरे राजस्थान में कैनाल्स बनाई
और पूरा राजस्थान इरिगेशन के थ्रू ही बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया हेल्प करता है पूरे इंडिया को। इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है राजस्थान। एनीवे ये तो हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा में, ये मैंने बता दिया आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी और क्या कहती है, कौन कौन से क्या क्या है। एक्चुअली 3 मेन क्रॉप सीजन है इंडिया में, 3 मेन, और वो जो क्रॉप सीजन है बिल्कुल इजी और हर बार 1-2 क्वेश्चन उससे निकल ही जाते हैं। पहले उससे पहले मैं एक कमर्शियल फार्मिंग और बता देती हूँ आप लोगों को। कमर्शियल फार्मिंग के आई थिंक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस तो यहाँ सबको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं कमर्शियल फार्मिंग की तो ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप लोगों को मुझसे ज्यादा आता हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात करूं कमर्शियल फार्मिंग की तो ध्यान से सुन लो। कॉमर्स वर्ड सुने, कॉमर्स, कॉमर्स से कमर्शियल निकला है। कॉमर्स वर्ड जो है उससे मेरे जैसा एक इंसान जिसको कुछ नहीं आता वो भी ये सोच लेता भैया यहाँ बात हो रही है कुछ लेन देन की, कुछ देना लेना चल रहा है, उसको बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि कुछ दे के और कुछ लिया जा रहा है, एक तरह का व्यापार या ट्रेड हो रहा है, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। पकड़ ले रहे हैं इसे, वर्ड को पकड़ो। इसमें हायर डोजेज हो, higher doses of modern inputs, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HYV seeds, फॉर एग्जाम्पल HYV seeds, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अभी जब मैं इंटेंसिव पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था 9th क्लास में आपने सीड्स के बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली। यहाँ पे आगे एक एग्जांपल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर नोन एज HYV सीड्स। दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज होते हैं। यूरिया सुना होगा आप लोगों ने, मुझे पता है जितने मेरे यहाँ पे अभी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे मोस्टली वो बच्चे होंगे जो मेरे स्टूडेंट हैं। आई नो मोस्टली वो बच्चे होंगे, वो मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि मैडम क्या बोल रही है। सब ने जितने भी हो देसी हो बिल्कुल, हर एक ने गांव में देखा है यूरिया, कैसे खेतों में यूरिया डालते हैं। वो जो यूरिया यूज करना है ना, यूरिया वो केमिकल फर्टिलाइजर है, और आधों ने तो खेत में जाके घूम के भी देख रखा होगा। केमिकल फर्टिलाइजर है वो, जो भी है, ठीक है। अब इसमें इंसेक्टिसाइड्स, अच्छा एक बात बताओ, सर्दियां चल रही है, बथुए का रायता किसने नहीं खाया? सबने खाया, मना मत करना क्योंकि सब देसी हैं। जिसने बथुए का रायता नहीं खाया वो मारना लायक है, ठीक है। अब सुनो, बथुए का रायता लहसुन का छोंक लगवा लेना और संडे को खा लेना लहसुन की चटनी के साथ, बढ़िया मजा आ जाएगा। बथुआ जो है एक्चुअल में, बथुआ जो है वो क्या है, एक खरपतवार टाइप है एक्स्ट्रा में। जब ये बथुआ खत्म करना होगा ना तो बथुआ मारने की दवाई डाल देंगे, वो भी एक अलग तरह से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाल डूल के उसको निपटा देंगे बिल्कुल। तो वो जो सब चीजें हैं जो कि नेचुरल हैं, पहले उनको हाथ से निकाल के फेंकते थे, जड़ों समेत खोद के निकालते थे, अब उनको मारने का काम करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा कुछ होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस में जाएगा? खाने में जाएगा, ऑब्वियस है। जो खाना आ रहा है, हम क्यों कहते हैं खाने में केमिकल है, वो यही तो है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज होता है। समझ आ रही है यहाँ तक बात? जिसको समझना है ना कमेंट में लिख के भेज देना, मैडम यहाँ से यहाँ तक की वीडियो समझ नहीं आई, दोबारा समझा देंगे, कोई बात नहीं। पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ा देंगे। चलो, इसका जो मेन, ये सब जोलमाल करने का जो मेन रीजन है ना, वो मेन रीजन सिर्फ ये है, फाइनली
प्रोडक्शन हाई चाहिए एट एनी कॉस्ट, प्रोडक्शन हमें हाई चाहिए। ये इसका एंड प्रोडक्ट है, कमर्शियल का भी और इंटेंसिव का भी एंड प्रोडक्ट है कि प्रोडक्शन का हाई रेट चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए। एक चीज, एक टॉपिक और समझाऊंगी, उसके बाद एक वीडियो कल बनाऊंगी, अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो कल बनाऊंगी और उसमें मैं आपको जितनी भी क्रॉप्स हैं सारे निपटा लेंगे, सारे के सारे क्रॉप्स कल निपटा लेंगे। आज मैं एक वीडियो अब आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ मुझे कोई यूट्यूब का बिल्कुल भी किसी भी तरह का यूट्यूब का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ ऐसे पढ़ा रही हूँ और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ना जैसे टीचर से पढ़ते हो। बस जो चीज आपको ये लगे कि हमें समझ नहीं आई डाल देना कमेंट में, कमेंट देख लूंगी और पढ़ा देंगे आप दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देख लोगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आई एम श्योर अबाउट इट। चलिए एक लास्ट टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले एग्रीकल्चर इसलिए लिया, ये सिर्फ आपके 10th के बोर्ड में नहीं, 12th के बाद भी कहीं जनरल जीके का पेपर बनता है तो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ऐसे छोटे मोटे। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अगर हम बात करें क्रॉप सीजन की तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में सिर्फ 3 क्रॉप सीजन्स हैं, 3 क्रॉप सीजन्स हैं और उनका प्रॉपर टाइम पीरियड है। इतना देसी तरीके से बताऊंगी ना ये टाइम पीरियड, भूलोगे नहीं कभी भी लाइफ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आपके आंसर बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर। हेडिंग है आपकी और किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे इनका नोट्स बना के? कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने इनके, सिर्फ पढ़ना है। क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, अगर मैं बात करूं डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। आप अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए ना, ये जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना देना और नीचे हल्का सा एक्सप्लेन कर देना, 5 नंबर में भी आ गया तो पक्का ही है, 5 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे आपके। देखो क्रॉप सीजन की बात करें, सबसे पहले हम उठा लेते हैं रबी सीजन। सबसे पहले हम उठाएं, खरीफ से शुरू करो, सबसे पहले उठाते हैं हम खरीफ, दूसरा है आपका रबी और लास्ट है आपका ज़ैद, लास्ट है आपका ज़ैद। अभी मैं बात करूं, मंथ चल रहा है दिसंबर का और आपके जनवरी स्टार्ट हो गया, रियली सॉरी, जनवरी स्टार्ट हो गया, जब आपके एग्जाम होंगे उस टाइम पे फरवरी मार्च का टाइम होगा। तो कुछ क्रॉप्स हैं जो ऑलरेडी उगाई जा चुकी हैं, बोई जा चुकी हैं, या आप इंग्लिश में बोल लेते हैं सौ बोलते हैं इसको, कि उनको ऑलरेडी बो दिया गया है, ठीक है। तो अभी विंटर चल रहा है तो कौन सी, रबी खरीफ या ज़ैद? विंटर्स में रबी खरीफ या ज़ैद? विंटर में जाएगी आपकी रबी, अक्टूबर से दिसंबर तक। अगर मैं इनका टाइम पीरियड ये देखूंगी इनको उगाया कब गया है। और हार्वेस्टिंग, भैया मुझे एक छोटी सी बात बताना, होली पूजने गले में हार पहन के कौन कौन जाता है? देखो 10th क्लास के बच्चे भले ही नहीं जाते हो, लेकिन 4th 5वीं के बच्चे वो गले में हार पहन के हरियाणा के सब जाते हैं। और मम्मी भी होली पूजने जाती है तो बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के जाती है और सबको कहेगी चलो 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 चलो। उस टाइम पे आप लोग अब की बार नहीं भी कभी गए हो ना तो चले जाना, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी और ध्यान से देख के आना। गेहूं की बालियां आती हैं, बालियां इन द सेंस जैसे गेहूं है, देखो गेहूं है, इसके ऊपर ऊपर का हिस्सा कट कर लेते हैं, ठीक है। अभी वो पूरे तरह से पके नहीं होते, कुछ पक जाते कुछ नहीं पकते, और उनको ले जाके पूजा की जाती है। एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे एंशिएंट टाइम में हम भगवान की पूजा पेड़ की, पानी की, झरनों की, तालाबों की ऐसे पूजा करते थे, ठीक है। तो ये उसी का एक पार्ट है कि हम कहीं ना कहीं अपने नेचर को हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने सब कुछ हमें दिया, दिस इज, और ये हिंदू कस्टम में आ गया तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल रिलीजन, आई एम टेलिंग यू अ टॉपिक, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, ऑल ऑफ यू प्लीज। हमने इसको बोया अक्टूबर से दिसंबर तक, हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी? हार्वेस्टिंग तो बता दो।
हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसकी अप्रैल से जून। अच्छा आप एक बात बताओ, खेत सबने देखे हैं, अभी कौन कौन सी फसलें चल रही हैं ये बता दो। मैंने बोला ना गेहूं, यानी कि सबसे पहले इसमें लगा दो बीट। सरसों के पीले फूल सबने देखे हैं ना, लायक मत बनो, यानी कि ऑयल सीड्स भी आ जाएंगे इसमें थोड़े थोड़े। बाजरा कौन नहीं खा रहा? अच्छा अभी चना आएगा, चना वो भी बहुत उगता है इस टाइम पे। चने का साग, सरसों का साग, ये कॉमनली मिलने वाली चीजें, रिलेट करके पढ़ लो, चीजें इजी हो जाएंगी। ग्राम चना, ये तो आपकी बात करी हमने रबी क्रॉप की, सॉरी ठीक है। अब हम बात करते हैं खरीफ की। भैया रबी का सीजन गया, अप्रैल जून में निपट लिया, आगे है गर्मियां। जून का मतलब क्या है? 1 जून को। अगर किसी ने 9th क्लास में क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा है तो उसको सबको पता है कि 1 जून को इंडिया में मॉनसून आ जाता है। 5 जून तक मिडिल इंडिया, यानी कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश से ऊपर वाली बेल्ट तक आ जाता है। 1 जून के आसपास सबसे पहली बारिश केरला में हो जाती है, अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं खरीफ क्रॉप की। जून यहाँ पे निपट लिया, ज़ैद मैं लास्ट में बताऊंगी, उससे पहले हम करेंगे खरीफ। जब अप्रैल जून में कटाई कर ली खेत की तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू ही मई जून में होता है, उगाने का काम। आप याद रखेंगे बारिश का सीजन है, चावल कहीं नहीं जाता। इसका टाइम हम शुरू करेंगे जून से जुलाई, और काटेंगे कब? जब यहाँ अक्टूबर दिसंबर में बो रहे हैं तो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। अक्टूबर से नवंबर में काट लेंगे। याद करो बारिश हो रही है तो क्या बनेगा? खेतों में चावल उगेंगे, यानी कि राइस। अब ये बात एक चीज देखो ध्यान से, यहीं पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 2 स्टेपल फूड लिए, व्हीट और राइस। एक आपका रबी क्रॉप है और एक आपका खरीफ क्रॉप है। बात समझ में आई? और दोनों ही इंडिया के स्टेपल फूड हैं। अगर किसी बच्चे को स्टेपल का मीनिंग नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। और अगर वो निकला मेरी क्लास का स्टूडेंट तो मैं उसको क्लास में डांटूंगी, और अगर मुझे मिला वो यूट्यूब का स्टूडेंट तो मैं यहीं पे खड़े होकर समझा दूंगी, क्योंकि उसको मैं डांट नहीं सकती। स्टेपल फूड का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। स्टेपल फूड वो फूड जो आम लोगों द्वारा ज्यादातर खाया जाता है, इंडिया में कॉमनली खाया जाता है। तो कुछ एरियाज में राइस है, और हम क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे व्हीट है। रोटी के बिना पेट नहीं भरता, समझो इस बात को। तो वो स्टेपल फूड हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ बंगालियों की, मेरी फ्रेंड है, वो ये कहती है चावल के बिना पेट नहीं भरता, तो उनके लिए वो स्टेपल फूड है। बस बात इतनी सी है। चलिए अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स में तो इसमें आपका आएगा मेज, माइलेट, बाजरा एटसेट्रा। मुझे लगता है रबी और खरीफ क्रॉप्स आप लोगों को इजीली समझ आ गई। बात करते हैं ज़ैद की। जिस टाइम पे अब किसी ने 1 महीना पहले काट ली और अभी बारिश का कोई सीन नहीं दिख रहा, तो उसमें आएंगी ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद होती है वो क्रॉप्स जो कि इन दोनों के बीच में उगाई जाती हैं, बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटरमेलन। बेस्ट एग्जांपल वाटरमेलन। मुझे लगता है इतना सबको समझ आ गया होगा। फिर भी जो बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है, जैसे मेजर क्रॉप्स की बात करें, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, बेवरेजेस, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, कल बना दूंगी। अगर लाइव हो तो हुआ तो मैं सच में लाइव ही पढ़ाऊंगी। मुझे लाइव पढ़ाने ज्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाने से। आप लोग इसको सिर्फ सुन भी लेंगे ना, 2 वीडियो में चैप्टर पूरा है 101%। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेना और कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। आई एम श्योर के हो जाएगा। आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। साइको दीदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।
अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लगे, कोई क्वेरी लगे, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मेरा ईमेल आईडी भी होगा। अगर कोई सजेशन भी देना चाहें, सजेशंस ऑलवेज वेलकम। लाइक सब्सक्राइब करना ये आप लोगों का अपना अधिकार है, उसके लिए ना मैं आपको कहूँगी कि आप कीजिए, ना अगर आप चाहें तो ना भी करें। हाँ, जब तक वीडियो 2 बार ना देखें तब तक ये बिल्कुल ना समझें कि समझ नहीं आया। 101% समझ आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। जय श्री देव, धन्यवाद।